यस बच्चों, आज हम करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। ओके, मैं आपको सब कुछ, हर एक वर्ड का मीनिंग बताने वाली हूँ। मैं श्योर करती हूँ आपको ये चीज़ कि मेरा ये लेक्चर देखने के बाद आपको एज सच कहीं और जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ओके, मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताने वाली हूँ और मैं आपको बायो एज अ स्टोरी बताऊंगी, बिकॉज आज तक हम सिर्फ यही समझते हैं कि बायो सिर्फ लर्निंग ही है। ओके, ठीक है, बायो में लर्निंग एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स ज़्यादा होती है, वी कैन से दैट। ओके, बट लर्निंग के साथ साथ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी है, जो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करके भी एक दूसरे के साथ टॉपिक्स को को रिलेट करके भी मैक्सिमम टाइम तक उसको याद रख सकती हो। ओके, तो अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए पहले टॉपिक पे ही चलती हैं। यस, देखो बच्चों, आपके पास आपकी ये बुक में जी.एन. रामाचंद्रन के बारे में लिखा हुआ है। जी.एन. रामाचंद्रन का प्रोटीन स्ट्रक्चर को, मतलब कि आइडेंटिटी प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने में एक बहुत अच्छा रोल रहा है। ओके, एंड इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। ओके, जो ट्रिपल स्ट्रक्चर थी, ट्रिपल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। ओके, एंड इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट दिया था। रामाचंद्रन प्लॉट से हमें जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी कन्फर्मेशंस के बारे में पता चलता है, तो आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए इनके बारे में भी। ओके, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं आपके चैप्टर 8 से, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज सेल? अब आप सोचोगे सेल ऐसा है क्या है, सेल में ऐसा क्या होता है। ओके, When you look around you see both living and non living things। जब भी आप अपने आसपास देखते हो तो आपको वहां पे लिविंग थिंग्स भी दिखाई देती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी। You must have wondered and asked yourself what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has। Okay, जब भी आप अपने आसपास देखते होंगे तो अपने आप को आप खुद पूछते होंगे ये क्वेश्चन कि ऐसा क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मतलब इन एनिमेट थिंग्स में नहीं है। इन एनिमेट थिंग्स मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। ओके, तो द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर क्या है कि जो आपकी लिविंग थिंग्स होती है सब ही सेल से मिलकर बनी होती है, एंड सेल की प्रेजेंस की वजह से ही वो लिविंग है। एंड जो आपकी इन एनिमेट थिंग्स है मतलब जो नॉन लिविंग है, ओके, जैसे आपकी कोई चीज हो गई, पेन पेंसिल बुक वगैरह, ठीक है, या कोई भी चीज है इनएनिमेट, तो वो लिविंग क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें सेल्स प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई चीज लिविंग है तो वो सेल से बनी हुई है, अगर कोई चीज नॉन लिविंग है तो इसका मतलब उसमें सेल प्रेजेंट नहीं है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी सेल से बने होते हैं। ओके, सभी सेल से बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल and are called unicellular organisms, while other like us compared of many cells composed of many cells are called multicellular organisms। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी आपको पता है कि लिविंग है, सब सेल से बने होते हैं। मे बी चाहे वो एक सिंगल सेल से बने हो, मतलब चाहे एक वो सिंगल सेल से बने हो या ग्रुप ऑफ सेल्स से बने हो। अगर कोई चीज, कोई एनिमल बींग, कोई एनिमल कोई सॉरी लिविंग बींग अगर सिंगल सेल से बना है तो वो यूनिसेलुलर है। अगर उसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं तो हम उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ओके, तो हम उनको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बस डिफरेंस यही रहेगा। बट आपका चाहे लिविंग है, मतलब लिविंग चाहे आपका कोई छोटा सी भी चीज है या बहुत बड़ी चीज है जैसे हम लोग, तो हम सब में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज सेल? अब मैं आपको बोल तो रही हूँ कि जितने भी लिविंग चीजें हैं, जितने भी मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी सेल से बने होते हैं। बट सेल एक्चुअली में है क्या? अब हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। आपके जो यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है सिंगल एंड सेलुलर मीन्स सेल, जो आपके सिंगल सेल से भी बने होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, उनमें भी कैपेबिलिटी होती है, मतलब कि उनमें भी एक क्षमता होती है कि वो अपने आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब उनको ना
किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी और चीज की एग्जिस्ट करने के लिए, उनमें एक सेल प्रेजेंट है तो यही बहुत है उनके लिए। ओके, एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, एंड उनको अपनी लाइफ को चलाने के लिए जो कुछ भी फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं ना, तो वो सब भी अपने आप परफॉर्म कर लेते हैं। ओके, anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living। अगर किसी चीज में मतलब कि एक कंप्लीट सेल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, उसको किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करना पड़ेगा। समझ आया आपको? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मींस जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, तो उनमें भी एक कैपेबिलिटी होती है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इन अपने आप बिना किसी की हेल्प से रह सकते हैं इन्वायरमेंट में, और अपनी लाइफ को मतलब कि चलाने के लिए वो सभी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जिनकी उनको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें पूरा मतलब कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए जो आपके सेल होते हैं ना, ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरल मतलब कि जो भी हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर है या किसी और ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर है, तो वो सेल्स की वजह से ही होती है, या वो जो कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो भी वो सेल की वजह से ही कर रहा है। तो इसलिए जो सेल है यही एक आपकी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एंटोन वॉन ल्यूविनोक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। जो एंटोन वॉन ल्यूविनोक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहले लाइव सेल को मतलब कि एक जीवित सेल को देखा था एंड उसके बारे में डिस्क्राइब किया था, उसके बारे में बताया था। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। बाद में जो आपके रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। ओके, ये दो पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, इनको अच्छे से याद रखना कि जो एंटोन वॉन ल्यूविनोक थे, इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लाइव सेल को, और जबकि आपके जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ओके, the invention of the microscope and its improvement leading to electron microscope revealed all the structural details of the cell। जैसे ही जो माइक्रोस्कोप्स का इन्वेंशन होती गई एंड उनमें इम्प्रूवमेंट्स होता रहा, इम्प्रूवमेंट्स की वजह से आपके पास जब आपके माइक्रोस्कोप्स में इम्प्रूवमेंट्स होती रही ना, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको जो सेल की प्रॉपर स्ट्रक्चर थी उसके बारे में हमने अच्छे से रीड कर लिया, अच्छे से हमें पता चल गया कि सेल की स्ट्रक्चर होती कैसी है। ओके, नेक्स्ट इज सेल थ्योरी। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में। In 1838, Matthias Schleiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. 1838 में आपके एक साइंटिस्ट थे मैथियास क्लीडिन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे वो? बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब वो प्लांट्स की स्टडी करते थे। तो इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में मतलब कि उनको एग्जामिन किया, उनके बारे में अपनी मतलब कि बहुत ज्यादा एग्जामिन किया उनको, एंड उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, इनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं। सेल्स सिर्फ एक ही टाइप के नहीं होते, ठीक है, सेल्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। ओके, जो कि आपकी प्लांट में टिश्यूज बनाते हैं। ओके, एंड एट अबाउट द सेम टाइम एंड सेम टाइम में ही आपके जो एक साइंटिस्ट और थे थियोडोर श्वान, ठीक है, वो भी जर्मन जूलॉजिस्ट थे। वो क्या थे? आपके जर्मन जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को। उन्होंने किसको स्टडी किया था? डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को, एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो आपके थियोडोर श्वान थे, वो एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे। उन्होंने किसकी स्टडी की थी? उन्होंने एनिमल सेल की स्टडी की थी। एंड इन्होंने एज स्टडीज करने के बाद क्या रिजल्ट निकाला कि जो सेल्स होते हैं ना, उनमें एक आउटर लेयर होती है जो बहुत थिन होती है। थिन मतलब बहुत ज्यादा पतली होती है, जिसको हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जस्ट अ मिनट। या उनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसी थी ये? एक थिन आउटर लेयर थी जो सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है। ओके,
He also concluded, based on his studies on plant tissue, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. And जो आपके जिन्होंने मैथियास क्लीडिन थे, जो उन्होंने जब स्टडीज की तो उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि जो प्लांट की टिश्यूज होते हैं ना, उनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, जो कि यूनिक करेक्टर है प्लांट सेल्स का। उन्होंने क्या बताया कि प्लांट सेल्स में बाहर एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, एंड ये आपके सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, किसी और टाइप के सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. इन बेसिस पे इन्होंने श्वान ने एक हाइपोथेसिस बनाई कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स की बॉडीज होती है ना, ये सेल्स से एंड सेल्स के प्रोडक्ट्स से बनी होती है। ठीक है, इस बेसिस पे श्वान ने क्या बोला, श्वान ने क्या हाइपोथेसिस, मतलब ऐसा उनका मानना था, ऐसा ऐसे हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो उन्होंने जस्ट अपनी बातों से बता दिया, उन्होंने कोई इस पे एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बोला ऐसे कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स की बॉडीज होती हैं वो सेल्स से बनी होती है एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से बनी होती है, मतलब कि सेल्स से बने हुए किसी और चीजों की बनी होती है। तो स्क्लीडिन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, एंड इन दोनों ने फिर बाद में इकट्ठे मिलके सेल थ्योरी का फॉर्मुलेशन किया, सेल थ्योरी बनाई। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म। इन्होंने जो ये थ्योरी बनाई ना, इससे ये तो नहीं पता चला कि जो न्यू सेल्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, इस जो इन्होंने ये सेल थ्योरी दी, तो ये सेल थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये किसने एक्सप्लेन किया था, एक अलग साइंटिस्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने 1855 में सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि जो न्यू सेल्स होते हैं ना, वो जो पहले से ही सेल्स प्रेजेंट है उनसे ही बनते हैं जब उनमें डिवीजन होती है। ओके, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल्स पहले से ही प्रेजेंट है उनमें ही डिवीजन से बनते हैं। जैसे पहले सपोज करो ये सेल प्रेजेंट था, ओके, ये सेल प्रेजेंट था, तो उन्होंने क्या कहा, ये सेल ही डिवाइड करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। ऐसा नहीं है कि सेल अपने आप बन जाए, सेल्स को बनने के लिए एक सेल की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, इन्होंने क्या बोला कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। He modified the hypothesis of Schleiden and Swan to give the cell theory a final shape. अब इनकी बेसिस पे इन्होंने क्या किया, जो हाइपोथेसिस दी थी स्क्लीडिन एंड स्वान ने, इन्होंने उसको और मॉडिफाई किया एंड इन्होंने कंप्लीट सेल थ्योरी के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया कि अब आपकी जो सेल थ्योरी है उसमें ये सब पॉइंट्स हैं। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। उन्होंने क्या बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी सेल्स से बने होते हैं एंड सेल्स के प्रोडक्ट्स से बने होते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एंड जितने भी सेल्स न्यू बनते हैं ना, वो जो पहले से ही सेल प्रेजेंट है उसी से ही बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग मतलब कि जो सेल पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, जो सेल पहले से ही प्रेजेंट है, उसी से ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम बात करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में। You have earlier observed cells in an onion peel and or human cheek cells under the microscope. Okay, आपने मतलब कि अपनी लोअर क्लासेस में ऑब्जर्व किया होगा ऑनियन पील के सेल्स को या ह्यूमन चीक सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर। ह्यूमन चीक सेल्स कौन से होते हैं, ह्यूमन चीक सेल्स ना ह्यूमन के माउथ से मतलब कि माउथ में से लिए जाते हैं। ओके, लेट अस रिकोलेक्ट देयर स्ट्रक्चर्स। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में दोबारा से बात करेंगे। एंड ऑनियन पील की मेंशन किया यहाँ पे, ऑनियन पील पील का क्या होगा, प्लांट सेल हो गया है ना, एंड ह्यूमन चिक कैसी होगी आपकी, एनिमल सेल हो गई। तो अब हमने इनकी स्ट्रक्चर के बारे में दोबारा से सोचना है, अपना बताना है। द ऑनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। अब इन्होंने क्या बताया कि जो ऑनियन सेल है, ठीक है, ये एक टिपिकल प्लांट सेल है, क्योंकि ऑनियन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, तो ये क्या हुआ आपका प्लांट सेल है। तो इसमें ना एक सेल वॉल प्रेजेंट है इसकी आउटर बाउंड्री की जैसे, एंड जस्ट विद इन इट एंड सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, आपके यहाँ से क्या समझ आया कि जैसे सपोज ये आपका सेल है, ये तो आपकी है सेल मेम्ब्रेन,
एंड सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है सेल वॉल। ओके, जो बाहर आउटर कवरिंग होती है प्लांट्स में वो आपकी सेल वॉल होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज the cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell। आपकी जो ह्यूमन चीक के जो सेल्स थे उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन थी वही आपकी डीलिमिट, उसी से ही आपकी स्ट्रक्चर ऑफ सेल बन रही थी। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। एंड जो ह्यूमन चीक का सेल था ना उसमें ईच सेल में क्या था, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स थी जिसको हमने न्यूक्लियस बोला। ठीक है, उसमें क्या था कि इस मेम्ब्रेन के बाहर, इस मेम्ब्रेन के बाहर क्या था, एक डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था इसके अंदर। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम्स। एंड इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। जिसमें मतलब कि हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा, जेनेटिक मटेरियल है ये हमारा। ठीक है, क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में हमारा जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स है ही क्या है, क्रोमोसोम्स अपने आप ही डीएनए से बने हुए हैं। डीएनए से बनते हैं आपके क्रोमोसोम्स एंड यही आपका जेनेटिक मटेरियल है। ओके, अगर आपको पूछा जाए आपकी सेल्स में मतलब कि आपकी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैस कहाँ पे स्टोर्ड है, आपके सेल्स के न्यूक्लियस में स्टोर्ड है। एंड किस फॉर्म में स्टोर्ड है, डीएनए में स्टोर्ड है। एंड डीएनए की जो सेगमेंट्स होती हैं ऐसे, जब ये अपने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ले लेती है, ठीक है, तो हम इनको क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम्स। इस न्यूक्लियस में क्या है, आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। उसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन दोबारा फिर समझो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझनी। दिस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी क्या प्रेजेंट होती है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ये आपका डीएनए होता है। अगर आपको पूछे क्रोमोसोम किससे बने हैं, डीएनए से बने हैं। एंड इसी में आपकी क्या इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको पता है ना कि हमारे आईज कैसी होंगी, हमारे नोज कैसी है, हमारा स्ट्रेचर कैसा है, सब कुछ जो भी आपकी बॉडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो सभी आपकी जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में आपके डीएनए में प्रेजेंट होती है। ओके, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। जिन सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई था उनको यूकैरियोटिक बोला गया। एंड जिन सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं था उनको प्रोकैरियोटिक बोला गया। अब इस सेल में मैंने अंदर न्यूक्लियस बनाया, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस बनाया, तो ये मैंने किस सेल की स्ट्रक्चर बनाई है, यहाँ पे ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल है आपका, कौन सा सेल है, ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। एंड जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, इनमें आपका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, तो हमने इनको क्या बोला, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोला। सिर्फ इसी बेसिस पे नहीं हमने इसको डिफरेंशिएट किया, और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपके प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंशिएट करती हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, चाहे आपका प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर आपका यूकैरियोटिक सेल्स है, दोनों में ना एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रहती है। मतलब कि वो पानी जितनी पतली भी नहीं होती, ठीक है, और बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं होती, सेमी फ्लूइड होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी से आपकी वॉल्यूम ऑफ सेल बनती है, इसी से आपका वॉल्यूम ऑफ सेल बनता है। ओके, the cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cells. And ये जो आपका साइटोप्लाज्म होता है यही आपका मेन एरिया होता है जो भी सेल ने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, चाहे आपका प्लांट सेल है, चाहे आपका एनिमल सेल है, या कोई आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, एंड आपने यहाँ पे एक चीज और मतलब कि श्योर रखनी है, आपके जो प्लांट एंड एनिमल सेल्स है दोनों ही यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, आपके जो हायर मतलब कि जो प्लांट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैं, सॉरी, जो आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके,
एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स भी आपकी जो लोअर वो होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, उसमें आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह में। अब आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे ना आपके पास सेल्स के अंदर एक डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। सारे में आपके पास यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म में आपके सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है सेल में। इसी साइटोप्लाज्म में सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं आपके सेल्स। ठीक है, वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। यहाँ पे बहुत सी केमिकल एक्टिविटीज वगैरह चलती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जिससे आपका सेल लिविंग स्टेट में रहता है। ओके, बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक cells have other membrane bound distinct structures called organelles like the endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbody, vacuoles. The prokaryotic cell lacks such membrane bound organelles. Okay, इनफैक्ट यहाँ पे क्या लिखा, बिसाइड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अलावा भी जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें और भी मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब कि जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या होगा कि जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ऐसे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो और भी ऑर्गेनलीज यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑर्गेनलीज का नाम क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोबॉडीज होती है, वैक्यूल्स होती है। ठीक है, एंड आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें ये सब बाउंड ऑर्गेनलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज अब्सेंट होती है, उसमें ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होती। ओके, आपने थोड़ा आइडिया तो आपको पहले से भी होगा ना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये आपके लोअर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह में पाए जाते हैं। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स आपके प्रॉपर मतलब कि प्रॉपरली वैसे डेवलप नहीं हुए थे। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स से ही आपके यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, जब उसमें डेवलपमेंट हुई। ओके, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आती गई तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल्स में कन्वर्ट हो गए। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियस के अलावा आपके प्रो यूकैरियोटिक सेल्स में और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट थी, जिनका यहाँ पे नेम मेंशन है सबका। एंड आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में यही सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज ऑब्सेंट। Cells differ generally in size, shape, and activities. Sorry, ये तो मैंने बता दिया। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आपने कि जो आपके राइबोसोम्स होते हैं ना ये नॉन मेम्ब्रेन, इनके इनकी ना कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, इन पे कोई नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं। ये सेल्स में पाई जाते हैं, किसमें, यूकैरियोटिक में भी एंड प्रोकैरियोटिक में भी। ठीक है, जो राइबोसोम्स है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, इन पे मतलब कि एज सच कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, बस ये ऐसे ही लाई कर रहे हैं, कुछ इनमें ऐसे मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही प्रेजेंट है, मतलब कि जैसे आपको मैंने मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है फ्लूइड के वे से दिखाया हुआ है, इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट। ठीक है, एंड ये आपके राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी एंड यूकैरियोटिक सेल्स में भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंडेड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद द टू ऑर्गेनलिज्म। एंड सेल के अंदर ना आपके राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं प्रेजेंट होते, ये आपके टू ऑर्गेनलिज में भी प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स में एक ऑर्गेनली होती है क्लोरोप्लास्ट, उसमें भी प्रेजेंट रहते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपके ये राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, ये बहुत जरूरी है लाइंस, ये ध्यान से देख लेना। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। एनिमल्स में और भी होती हैं जो अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये हेल्प करती है सेल डिवीजन में। ये सब पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एनिमल सेल्स में और भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है जिसको हमने सेंट्रोसोम बोला है, एंड ये सेल डिवीजन के जान, जब आपका सेल डिवाइड करता है तो ये उस टाइम हेल्प करती है। ओके, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। जो सेल्स होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, एंड डिफरेंट ही एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो माइकोप्लाज्मा होता है ये द स्मॉलेस्ट सेल है, जो सिर्फ 0.3 माइक्रोन्स इन लेंथ होता है। वाइल जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, कुड बी 3 to 5 माइक्रोन्स। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ये ना आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन, याद रखने हैं। जो सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल था ना वो था आपका एग ऑफ ऑस्ट्रिच।
ओके, तो अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोन्स इन डायमीटर। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ह्यूमन का जो आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल्स होता है, वो अबाउट 7 माइक्रोन्स डायमीटर का है। नर्व सेल्स जो होते हैं आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, कि जो नर्व सेल्स होते हैं वो सबसे लॉन्ग होते हैं। ठीक है, सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, सेल्स की ना शेप भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। ठीक है, द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जो सेल होते हैं ना, उनकी शेप भी वेरी कर सकती है, मतलब कि जो कुछ वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब हम सिर्फ बात किसकी करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें। अभी तक हम मिक्स बात कर रहे थे, है ना। अब हमने पहले प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों की बात की थी। ये डिफरेंट शेप्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स में ये वाली शेप होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, ये आपके कोलिमिनार एपिथेलियल सेल्स है, या आपका नर्व सेल है, आपके न्यूरॉन्स है ना, ये उसमें प्रेजेंट होते हैं, आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, ये आपकी ट्रैकिड, ये लोंगेटेड सेल्स है, ये आपकी प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ये मिजोफिल सेल्स है। ठीक है, तो ये सब आपने याद रखना है यहाँ पे। Next is your prokaryotic cells. Prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, and PPLO. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. अब हम यहाँ पे मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये किस किस में प्रेजेंट होता है, जैसे कि बैक्टीरियाज में, बैक्टीरिया आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गेज में, माइकोप्लाज्मा में एंड पीपीएलओ में। ये होती है आपकी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर। जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये साइज में छोटे होते हैं, एंड ये डिवाइड भी जल्दी करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, ये डिवाइड भी जल्दी कर देते हैं। जैसे आपके सपोज करो, जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, अगर वो 24 आवर्स में डिवाइड करता है, अगर ये 24 आवर्स लगाता है डिवाइड करने में, तो आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो विद इन 1 आवर 90 मिनट्स डिवाइड कर जाता है। ठीक है, एक केस है ये आपके पास याद रखना है, 90 मिनट्स में ये डिवाइड कर जाता है। तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल है, एंड ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बाउंड अच्छा सा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, यहाँ पे आपकी ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, और भी गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट है इसमें। ओके, आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसने यहाँ पे सब चीजों को बनाना है पहले, तभी तो डिवाइड करेगा वो, है ना। पर प्रोकैरियोटिक सेल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई ऑर्गेनाइज है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, एंड साथ में यहाँ पे आपके पास सिर्फ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ओके, तो इसलिए आपका जो यूकैरियोटिक सेल है इसको डिवाइड करने में ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू योर प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, इसलिए आप यहाँ से इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स किन में प्रेजेंट होता है, आपके बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ वगैरह में। ये स्मॉलर होते हैं साइज में, एंड रैपिडली मल्टीप्लाई भी जल्दी कर जाते हैं ये। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, इनकी जो शेप एंड साइज होती है ये बहुत ज्यादा वेरी करती है। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो 4 बेसिक शेप्स पाई गई है वो है बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरम। ठीक है, मतलब कि बैसिलस होगी रोड लाइक, कोकस स्फेरिकल होती है, विब्रो कोमा शेप्ड होती है, एंड स्पिरिलम स्पाइरल होती है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स की, वो फंडामेंटली सिमिलर होती है प्रोकैरियोट से, एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। क्या मतलब कि वो वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस है प्रोकैरियोट्स में, बट उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिमिलर ही होती है। ओके, ऑल ऑल प्रोकैरियोट ऑल प्रोकैरियोट्स have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasm। ये भी आपने ध्यान रखना है कि सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक माइकोप्लाज्मा में माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, सिर्फ एक माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके अलावा आपके पास
जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं सब में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये भी आपने यहाँ से याद रखना है। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आपके पास ना एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सॉरी, यहाँ पे आपके पास सेल में सारे में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी ये तो एक यूकैरियोटिक सेल दिखाया हुआ है ना आपको, तो हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सारे में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, देर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एंड आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता। मैंने बताया ना यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड, नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, ये भी नेक्ड होता है, कि ऐसे मतलब कि ओपन नहीं घूम रहा होता है आपके सेल में। ठीक है, इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखो। आपके पास सपोज करो मैंने एक सेल बनाया, ये कौन सा सेल बनाया आपके पास, ये प्रोकैरियोटिक सेल बनाया। इसमें आपके पास ये सपोज करो इसकी, ये तो है सेल मेम्ब्रेन एंड ये है आपकी सेल वॉल। ठीक है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये है आपकी सेल वॉल। इसके अंदर यहाँ पे सारी जगह क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, ये सारे में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म में ही आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये आपका जेनेटिक मटेरियल है जो कि प्रेजेंट है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि आपके जेनेटिक मटेरियल होता है ना जो, ये सिंगल क्रोमोसोम होता है या फिर ये सर्कुलर होता है, या इसको ऐसे सर्कुलर बना दो। ठीक है, सर्कुलर होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। बट मैनी बैक्टीरियाज में कुछ बहुत मतलब कि बैक्टीरियाज में क्या होता है कि एक सर्कुलर डीएनए भी होता है, जीनोमिक डीएनए के बाहर एक ये सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे डीएनए है। ठीक है, ये भी सर्कुलर भी यहाँ पे डीएनए है, जो कि आपका जीनोमिक डीएनए नहीं होता। ठीक है, दी स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स, एंड इस स्मॉलर डीएनए को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं हम स्मॉलर डीएनए को, प्लाज्मिड बोलते हैं हम स्मॉलर डीएनए को। ओके, द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया, एंड जो प्लाज्मिक डीएनए होता है इसकी वजह से कुछ यूनिक कैरेक्टर्स रहते हैं बैक्टीरियाज में। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। जो एक कैरेक्टर क्या होता है इसको, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाता है। ओके, एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट बनाता है। जैसे आप एंटीबायोटिक्स लेते हो ना जब आप बीमार हो जाते हो, तो बैक्टीरिया में ना उन एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं डलता। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। अब आप हायर क्लासेस में लर्न करोगे कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ना, इसको यूज्ड किया जाता है, मतलब कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, कि फॉरेन डीएनए को हम ट्रांसफॉर्म कराना हो तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। आपके जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। नो ऑर्गेनल लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। ठीक है, मतलब कि किस इसमें नो ऑर्गेनल लाइक द वन इन यूकैरियोट्स, इसमें कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होती यूकैरियोट्स की जैसे। ठीक है, बट एक राइबोसोम्स होते हैं जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं और आपके यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूजन्स। प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, इंक्लूजन्स का फॉर्मेशन होता है। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएशन फॉर्म होती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम मिजोजोम बोलते हैं, एंड ये आपकी प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है। मिजोजोम्स का प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। किससे बनता है, सेल मेम्ब्रेन से बनता है। ठीक है, एंड ये क्या होती है, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड कर जाती है। ठीक है, जैसे आपका ये एक प्रोकैरियोट सेल है, तो प्रोकैरियोट सेल में यहाँ पे क्या होता है कि ये ना मेम्ब्रेन ऐसे बाउंड करके ये इसका फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, मिजोजोम्स बोलते हैं इनको। ओके, कि जो आपके सेल्स होते हैं ना, सेल के बारे में बात की हमने अभी अभी। ठीक है, आपके टू टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक तो होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स, वन इज योर
प्रोकैरियोटिक सेल एंड द अदर वन इज योर यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आपने ना इसको ऐसे याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना आपकी, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, मतलब कि जैसे बैक्टीरिया है ना। इसके साथ और भी एग्जांपल गिवन है आपके पास, ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, पीपीएलओ। ठीक है, आपके पास ऐसे एग्जांपल्स गिवन है, 4 एग्जांपल्स गिवन है आपके पास, 4 होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज योर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आपके प्लांट्स आते हैं एंड आपके एनिमल्स, है ना। अब देखो, आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, जो इनमें सेल का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपलर होता है। जैसे सपोज करो ये आपके प्रोकैरियोट्स हैं, वैसे जो प्रोकैरियोट्स में जो सेल होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? स्मॉल साइज्ड होते हैं, बट मतलब मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, वैसे स्मॉल साइज के होते हैं सेल्स आपके प्रोकैरियोट्स में, इसीलिए ये डिवाइड भी जल्दी कर जाते हैं, डिवाइड इन लेस टाइम में ये डिवाइड कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर, हम बात अब जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जैसे आपका सेल ये है। ठीक है, इनमें आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ये सेल वॉल है, बाहर वाली सेल वॉल है, एंड ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। एंड इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास ऐसे, जस्ट अ मिनट, ऐसे साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड फिल्ड रहता है, ये यहीं पे रहता है बस। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड फिल्ड रहता है। ये कैसे होता है? सेमी फ्लूइड होता है ये नेचर में, जस्ट अ मिनट। ये कैसा होता है आपका? सेमी फ्लूइड नेचर होता है इसका, मतलब कि बिल्कुल ही वाटर जैसा भी नहीं होता एंड वो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होता। ठीक है ना। यहाँ पे आपके जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना, वो एक तो सिंगल जेनेटिक मटेरियल होता है, ये आपका जैसे जेनेटिक मटेरियल बना दिया मैंने। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो एज सच ही आपके साइटोप्लाज्म में लाई करता है। ये आपका साइटोप्लाज्म है ना, आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है ये आपका। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के अलावा यहाँ पे आपके पास प्लास्टिड भी प्रेजेंट होते हैं, वो प्लास्टिड्स भी, प्लाज्मिड सॉरी, प्लाज्मिड भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये आपका क्या बनाया मैंने, ये आपका प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड भी आपका ना डीएनए होता है नेचर में। ठीक है, तो मतलब कि अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो प्लाज्मिड भी आपका डीएनए होता है। ओके, एंड प्लाज्मिड क्या काम करता है, प्लाज्मिड का वर्क क्या रहता है? प्लाज्मिड ना एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट करता है, एंटीबायोटिक्स से रेजिस्ट करता है इनको, है ना, इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ना प्रोकैरियोट्स में ना जो सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर भी एक और आउटर कवरिंग होती है इसमें, सेल वॉल के बाहर भी एक और आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, सेल वॉल से बाहर भी इसमें एक आउटर कवरिंग और प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये अभी मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। ये है आपका प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आपके पास ये सपोज करो ये राइबोसोम्स बनाए हैं मैंने, ये सपोज करो आपको मैंने राइबोसोम्स ड्रॉ करके दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके यहाँ पे राइबोसोम्स है, वैसे ही मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली होती है, ये क्या है यहाँ पे आपके राइबोसोम्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके होते तो यूकैरियोट्स हैं, बट इनमें भी एक डिफरेंस होता है। ठीक है, जो प्लांट का सेल होता है ना, प्लांट के सेल में क्या होता है, प्लांट के सेल्स में आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अभी मैं आपका प्लांट का सेल आगे ड्रॉ कर दूं ये, या इधर थोड़ा है ना, प्लांट का सेल मैं इधर ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए थोड़ा, जैसे ये आपका प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल्स में भी क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है बाहर। ओके, बट आपका ये यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में आपका जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। वो किस में प्रेजेंट है? आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है।
ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास और भी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा यहाँ भी आपके पास और भी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनलीज कौन कौन सी, यहाँ पे भी ऐसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म फ्लूइड प्रेजेंट है यहाँ पे सारे में। ठीक है, इसके अलावा इसमें ऑर्गेनलीज होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अभी इन सब के बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, गोल्जी अपरेटस होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी अपरेटस होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है, जैसे प्लांट्स में आपके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट बस एनिमल सेल में क्या डिफरेंस रहेगा, एनिमल सेल में ना सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। एनिमल सेल में आपके पास सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल्स में आपके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपके पास ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ओके, एंड यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनलीज रहेंगी, इसमें भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनली होती है। ठीक है, आपके साइटोप्लाज्म में ही होती है सब, गोल्जी अपरेटस होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होती है, और भी होती है इसमें। यहाँ पे आपके पास एनिमल्स में सेंट्रोजोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइजोजोम होता है, बहुत सी ऑर्गेनलीज हैं, वो अभी आपको मैं सब बताऊंगी। थोड़ी एक्सेप्शनल केसेस भी रहते हैं, वो सब भी आपको आगे समझ आएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया देना चाह रही थी कि जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ना आपकी ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती है, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, ये सब कुछ नहीं होता। क्योंकि आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना, मतलब कि जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है, वो भी सिंपलर है। ठीक है, उनमें ना यूकैरियोट्स की जैसी, मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया वगैरह का तो सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया भी होते हैं, तो इनका सिस्टम सिंपल है, इसलिए इनको ऐसा इतना तामझाम की जरूरत है नहीं कि यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हो। क्योंकि ऑर्गेनलीज का ना अपना अपना फंक्शंस रहता है। अभी आप आगे जैसे जैसे चैप्टर से गो थ्रू करोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। मैं नहीं चाहती आपको कि पहले सब कुछ बता दूं, ठीक है ना, क्योंकि एक वे से हमें चलना चाहिए, हमें तभी समझ आएगा, वरना सब होच पोच हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आपने बस ये याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में ना, मतलब बहुत ज्यादा ऑर्गेनलीज वगैरह नहीं प्रेजेंट होती। प्रोकैरियोट में बहुत सिंपल सिस्टम होता है। ठीक है, एंड आपके जो यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें आपके पास ऑर्गेनलीज भी प्रेजेंट है, बहुत डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनलीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। क्योंकि जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर भी है, और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए यहाँ पे सेल को भी कॉम्प्लेक्स होना पड़ा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, प्रोकैरियोट्स में सिस्टम बहुत इजी है। ठीक है, कुछ एक ही सेल से बना होता है, या सिंगल सेल से भी बने होते हैं आपके। तो यहाँ पे इतना टफेस्ट होने की जरूरत नहीं है इनको, इसलिए इतने टफ नहीं है इनमें, कोई ज्यादा सेल बाउंडेड, सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज वगैरह प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये भी बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे जैसे आपको पता है, हम ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, तो इनको इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ओके, तो इसी अकॉर्डिंग जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं ये इजी होते हैं, एंड यूकैरियोट्स में आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज